ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इनको एल1 अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को, आपस में लोगों को झगड़ा कराना है। इनकी पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। मैं हूं यासर मलिक। मंत्री जी के भतीजे जैसा जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति, हमको सिखाएंगे। क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। जिन जिन लोगों पे आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अगर उसका रिप्ले चला दिया जाए तो आपको बुरा मत मानिएगा, कार्यक्रम में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। 70,000 अभी तो घाटे में आ गया ना। 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है कि नहीं? अभी भी सरप्लस में है कि नहीं? अब काहे बीच में बता आ गए? दीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में हुई एक तीखी बहस। इस बहस के अंदर सुधांशु त्रिवेदी संजय सिंह को अपने सवालों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तभी संजय सिंह ने उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई, ऐसी बकिया उधेड़ी और ऐसी पोल पट्टी खोलकर रख दी जिससे सुधांशु त्रिवेदी घबरा जाते हैं और डिबेट में इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। तभी संजय सिंह उनकी बकिया उधेड़ देते हैं, उनको बचने का मौका नहीं देते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, शुरू से लेकर आखिर तक संजय सिंह ने उनकी ऐसी पोल पट्टी खोली है कि याद करेंगे कि किससे भिड़े थे। आप लोग पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार ये डिबेट हुई है। दिल्ली इलेक्शन से लेकर और तमाम युवाओं के मुद्दों पर बहस हुई है। क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा है ना, तो एक हमारे यहाँ कहावत होती है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। यानी थोड़े दिन के लिए ठीक होता, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये पता लग जाता है, पर ये तो 10 साल का हो गई है आपदा। तो अब दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या हैं। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, हरकतों से बनी हुई पहली पार्टी। एक पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। यह पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में, और नई बोतल में नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, जो भारत की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक दौर था जिस जमाने में जो जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको विचित्र उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, 2 सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो गए? अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता। ये जो पहले कहते थे, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता था कि शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो देखिए, राउंड 1 के लिए 12 सेकंड पहले सुधांशु जी ने अपनी बात खत्म कर दी। अब राउंड 1 के लिए पहला सवाल संजय सिंह जी आपसे मेरा ये है कि क्या ये चुनाव ये तय कर देगा कौन सबसे बड़ा राम भक्त और कौन रावण भक्त? देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इनको एल1 अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को। भाई, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म क्या कहता है? जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये लोग कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, आपस में लोगों को झगड़ा कराना है। इनकी पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो इन्होंने पूरे देश में झगड़ा लड़ाई इस प्रकार का माहौल कर रखा। और मैं इनसे कहता हूं कि इनको किसने मना किया भाई?
22 राज्यों में आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि कर दी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप 22 राज्यों में कर दीजिए ना, आप 22 राज्यों में कर दीजिए। आपको किसने रोका है? आपको हमने रोका तो है नहीं। दूसरी बात, अभी बार बार ये शराब पे बोलते हैं। अब मैं इनके एक नेता का बयान लेके आया हूं, आंध्र प्रदेश के, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमू जी। ये कह रहे हैं 50 रुपए में शराब की बोतल मिलेगी। ये है इनकी शराब की पॉलिसी। मैं बताता हूं, ये मैं जानता था कि ये बोलेंगे। इन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा कि 21 साल शराब पीने की जो उम्र है वो कम है, उसको हम 18 साल करेंगे। ये देखिए इनकी हकीकत आज मैंने बताने के लिए आया। समय राउंड 1 के लिए समाप्त हो जाता है। 2-2 मिनट का समय आप दोनों को मैंने दिया। राउंड 2 की आइए शुरुआत कर देते हैं। और राउंड 2 के लिए जो सवाल सुधांशु जी मेरा आपसे ये है कि क्या 27 साल का वनवास शीश महल खत्म कर देगा? समय अब शुरू होता है। देखिए 27 साल का वनवास बिल्कुल पूरी तरह खत्म होगा। ये मारीच बनकर कोई भी आने की कोशिश करे वो उसमें बाधा नहीं बन पाएगा। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए फट से टूट जाएगी, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और दूसरा यह सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। और आप देखिएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। ठीक है, राउंड 2 के लिए आपसे अब मेरा संजय जी सवाल है, कथनी और करनी में फर्क क्या इन चुनावों में आप पर भारी पड़ रहा है? देखिए मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम 2 गुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते। बेटवा क्या कर रहा है? बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। और हमारे घर का किसान का बेटा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों को बनाइए, आप उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी 4 साल की नौकरी दीजिए। देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और हमारे किसान का बेटा नौकरी मांगने जाएगा, पटना में लाठी खाएगा, लखनऊ में लाठी खाएगा, दिल्ली में लाठी खाएगा। आप हर जगह नौजवानों को टारगेट कर करके मार रहे हैं। एक वादा इनकी पार्टी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। हाँ, एक ही काम किया, दिन रात अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने का काम किया। हिंदुस्तान से लेके बांग्लादेश तक हिंदुस्तान। समय समाप्त। अब राउंड 3 की शुरुआत कर लेते हैं। राउंड 3 का जो सवाल सुधांशु जी आपसे मैं पूछने जा रही हूं वो ये, राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देन है? समय अब शुरू होता है।
ये तो आपने बड़ा अच्छा और फैक्चुअल क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और तीखी बहस होने वाली है। संजय सिंह सुधांशु त्रिवेदी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, हर मुद्दे पर घेरने वाले हैं, तो डिबेट पूरी देखिए। मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। सेकेंड पॉइंट, 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5,000 बांग्लादेशी हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आईएमडीटी एक्ट था, आपको शायद पता हो, आईएमडीटी एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो वो घुसपैठिया है ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो भारत का नागरिक है साबित करे। उसके खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल कोर्ट गए, उसको क्वेश करते समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिस अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। अब हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा अंतर जानते क्या हुआ? जो लोग कहते हैं, अब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को तो पता होना चाहिए, भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण नहीं थी। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2016 में किया, उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर हैं, जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां आके शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूं, ये शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है। बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय अब शुरू होता है। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा, और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार, यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए, आप नाम बताइए। आप कह रहे 2006 में आपके पास डाटा आ गया था, 10 साल से आप उसको देख के इंतजार कर रहे थे। आपने बसाया है पूरे देश में बांग्लादेशियों को। आप मुझे बताइए, एक बांग्लादेशी आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जब 50 साल पूरे होते हैं बांग्लादेश की आजादी के, तो कहते हैं मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने आजाद कराया बांग्लादेश, मैं जेल गया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। और अपने दोस्त अडानी को भारत की बिजली चुरा के झारखंड से ठेका दे रहे हैं हजारों करोड़ों का बांग्लादेश को। और मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, आज बोलिए पूरे देश के सामने कि अडानी का ठेका कैंसिल होना चाहिए वहां पे। आप बोलिए पूरे देश को, अभी हजारों टन चावल आपने बांग्लादेश को भेजा है। जब वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, आप उनको बांग्लादेश को चावल सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। आपके दोस्त अडानी जाके वहां पे बिजली का ठेका, हजारों करोड़ों का व्यापार करेंगे, आप उनसे व्यापारिक रिश्ते बनाएंगे, शेख हसीना को यहां पे बिठाएंगे, घुसपैठियों को यहां बसाएंगे, खुद लिखेंगे आपके अर्बन मंत्री कि बक्करवाला कॉलोनी में, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को आपने बसाया है, प्रमाण। चलिए राउंड 3 यहीं पर खत्म होता है। राउंड 4 की आइए शुरुआत करते हैं। और राउंड 4 के लिए सुधांशु जी आपसे मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में बिन दूल्हे की बारात किसकी है? समय अब शुरू होता है। वो भी बताता हूं, पहले मैं इनको बता दूं, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था। जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं। इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। यह आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी
किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो। ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि इनके दिल में, और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, क्या चीज? अच्छा, काउंटर सवाल भी लेंगे, पहले कंप्लीट करिए। हाँ। दूल्हे पे मैं कहना चाहूंगा, कोई आदमी कभी कभी ज्यादा हड़बड़ी में होता है, उसको पता ही नहीं रहता। पहली बात तो यहां सीएम कोई और है और चेहरा कोई और है, क्योंकि इनको रोग लग गया। जिनके साथ थे वहां पहले पीएम कोई और होता था, सुपर पीएम कोई और होता था, यहां सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। तो मैं कहना चाहता हूं इनके लिए वो पुराने गीत की इधर पंक्तियां जो थी, वो एक बार अभी कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी ना, कि कोई जाके इन्हें ये समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। जाके समझो दिल्ली वालों के मन में अभी इनकार है, ये केजरी क्यों घोड़े पे सवार है। पहले समझो भैया, उसके बाद दूल्हे की बारात की बात करो। पर आपकी बारात में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई माफिया से बात करता था। को समय यहीं पर समाप्त है। राउंड 4 के लिए अब आपसे मेरा सवाल संजय जी यही है, कोर्ट की पाबंदी फिर भी केजरीवाल ही क्यों जरूरी? देखिए, पहली बात तो उनके देशभक्ति की बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये सिखा रहे हैं कि किसका विदेशी का विरोध करना है, किसका स्वदेशी का समर्थन करना है। आपसे सीखना है। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति, हमको सिखाएंगे। जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देने वाली आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने, किसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आपने वो काम किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपके लोग। इसलिए देशभक्ति के बारे में आप कृपा करके बात मत किया कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चिट्ठी घर घर में मिल जाएगी आपको, जो 1942 में उन्होंने लिखा था, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के आजादी को दिलाने के आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे। आपसे हमें देशभक्ति सीखनी है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है और घोड़े पे चढ़ने के लिए कभी बिधूड़ी आगे बढ़ते हैं, परवेज वर्मा टांग खींच लेते हैं, परवेज वर्मा आगे बढ़ते हैं, बिधूड़ी टांग खींच लेते हैं। दूल्हे बेचारे आपस में लड़ रहे हैं, हमें घोड़ी पे चढ़ना है, हमें घोड़ी पे चढ़ना है। अरे दिल्ली की जनता ने आपको बाहर कर दिया है लड़ाई से। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए आपने योगी बुला लिया, मोदी बुला लिया, अमित शाह बुला लिया, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, सारे सांसद बुला लिए, सारे केंद्रीय मंत्री बुला लिए। अब ट्रंप को भी बुला लीजिए प्रचार में, लेकिन जीतेगा तो केजरीवाल। राउंड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब बारी है काउंटर सवालों की, जिसमें आप दोनों भी एक दूसरे से काउंटर सवाल कर सकते हैं। अब डिबेट को पूरा देखिए, क्योंकि अब जो है तीखी बहस होने वाली है, आपस में भिड़ने वाले हैं दोनों, संजय सिंह और सुधांशु त्रिवेदी, और बहुत ही ज्यादा बकिया उधड़ेगी सुधांशु त्रिवेदी की। जिम्मेदारी कैसे है रोहिंग्या, जबकि बॉर्डर पर तो तैनात सेना। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अंदर ना आने पाए। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ नहीं हो रही। राज्यों की समस्या जानते हैं कहां से होती है? जब कोई अंदर घुस आता है तो उसका जो आधार कार्ड बनता है, उसको जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो राशन कार्ड इश्यू होता है, पूर्णतः राज्यों के अधिकार में है। और इसीलिए जब हम उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे थे तो ये सब के सब विरोध में खड़े थे। और इसीलिए सीए जो केंद्र से पारित कानून था, उसके खिलाफ दिल्ली की विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, संजय जी ने एक काम तो खैर वैसे ठीक किया, बेचारे कंपनी का जवाब नहीं दिया, ये दूसरी चीज पे चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अफजल गुरु को समर्थन, हाँ, मगर आपकी तो मुख्यमंत्री के माताजी पिताजी दोनों अफजल गुरु की क्षमा याचना में रिटर्न में लिखे हुए हैं, लिखित प्रमाण है आतिशी जी के माता पिता का, उसका जवाब दीजिए। और शायद यही कारण तो नहीं था संजय जी कि जब सीएम बनाना था तो मनीष सिसोदिया जी नहीं, गोपाल राय जी नहीं, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, संजय सिंह जी नहीं, वही जिसने अफजल गुरु के खिलाफ में लिखा था, पक्ष में लिखा था, वही होना चाहिए। आप कह रहे हैं घोड़े पे जहां तक, अरे भैया आपने तो जब से पार्टी शुरू हुई ऐसी लत्ती मारी है सबको
कि पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र वाजव, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी और वो किरण बेदी, वहां से लेके अन्ना हजारे तक को किनारे कर दिया। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, जो सब साथ में मिलके आए थे। तो आपने आम आदमी पार्टी की जानते क्या गति की? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अब यहीं से काउंटर सवाल आपसे उठाती हूं मैं संजय सिंह जी, कथनी और करनी में क्या फर्क आ गया है और यही फर्क आम आदमी पार्टी को भारी पड़ने जा रहा है? देखिए सुधांशु जी बहुत होशियारी से बात करते हैं, आधी बात रखते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर हिंदुस्तान में आ गया तो उसको राशन कार्ड कौन देता है कौन नहीं देता है, उस पर चर्चा में ले गए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का 2.5 करोड़ का आंकड़ा इसी प्रोग्राम में आपने कहा कि आपको 2006 में मिला। तो भैया आप मुझे बताइए 10 साल से यहां पे बाइडन की, ट्रंप की, ओबामा की सरकार है, उसको कौन भगाएगा? केजरीवाल भगा सकते हैं क्या? संजय सिंह भगा सकते हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी भगा सकते हैं क्या? नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर डिपोर्ट करना चाहिए उनको। घुसपैठियों को, इलीगल घुसपैठिया कोई भी मिलेगा उसको आप ही भगा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं भगा सकता। उसका आंकड़ा रखिए देश के सामने, कितना आपने लोगों को भगाया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इसको लत्ती उसको लत्ती। अरे भैया, जिन जिन लोगों पे आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अगर उसका रिप्ले चला दिया जाए तो आपको बुरा मत मानिएगा, कार्यक्रम में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया आपने अजित पवार को, गले लगा लिया। आपने मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पे नारदा शारदा स्कैम का आरोप लगाया, गले लगा लिया। आपने वाटर घोटाले का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे लगाया, गले लगा लिया। आपने छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, नारायण राणे, येदियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इनका नारा अब ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा पदाधिकारी। कथनी करनी के अंतर का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री देंगे, दिया। पानी फ्री देंगे, दिया। बस की यात्रा फ्री कराएंगे, किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे फ्री, वो किया। दिल्ली के अंदर स्कूल फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें, 250 किलोमीटर मेट्रो, 10,000 अस्पतालों के बेड बनाए, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, 4 लाख स्ट्रीट लाइट दिल्ली के अंदर लगाई। काम के नाम पे वोट मांगते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आपके वादे क्या है? 15 लाख देने का वादा, काला धन लाने का, धोखा दिया। आपने कहा फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, धोखा दिया। आपने हर चीज पे धोखा देने का काम किया, इसलिए आपकी पार्टी का नाम अब मैं फिर दोहरा रहा हूं, बड़का झूठा पार्टी हो गई। अच्छा ठीक, आप दोनों एक दूसरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। केजरीवाल जी का बड़ा फेमस वक्तव्य है, आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो वो हैं, हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई आरोप होगा तो उसे तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए हमने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया है। तो लोकपाल पता है कौन थे? एडमिरल रामदास। टोपी भी उतार दी, जब से टोपी जनता को पहना दी, लोकपाल जी को भी फेंक दिया। और आपने जो कथनी करने की बात कही, सिर्फ 2 फैक्ट कोट करता हूं। मई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, शरद पवार जी के बारे में, उनके वर्ड है, मेरे नहीं। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि इनके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे, उनका शब्द है, मेरा नहीं है। इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, और जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा है। और 2023 का ट्वीट है, आदरणीय शरद पवार जी से समर्थन मांगने के लिए आज मैंने उनसे भेंट किया। अब आइए, कथनी करने का अंतर क्या होता है कि मुझे तो इस सुन के आश्चर्य होता है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, और आगे कहते मेरा कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जिस दिल्ली में 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान महल में रहता है। और अब तो शीश महल छोड़िए, अब तो इतने मजेदार हैं, ये भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए।
एक दौर में कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वो सब छोड़िए, वो बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो बार बार हम क्या रिपीट करें, हमारे बहुत से लोग करे होंगे, मगर एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए। और कोई दूसरा सीएम बताइए इसे दूसरे राज्य की भी Z+ चाहिए, यानी सरकार आधी और सिक्योरिटी डबल, Z++। ये देखिए, इसे कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कथनी और करनी में फर्क। अब आपका सवाल इनसे। देखिए, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस से, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं, देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर, चलेंगे देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन कथनी और करनी के अंतर का जहां तक सवाल है, इस देश के नौजवान से पूछिए, इस देश के किसान से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, ये कैसी सरकार चल रही है। 250 रुपए किलो प्याज बिकी, 300 रुपए किलो दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका आपके राज्य में। और जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो निर्मला सीतारमण जी कहती मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनहीनता है। ऐसी गजब की सरकार आप चला रहे हैं। कार नहीं खरीदो तो टैक्स देना है, कार अपनी बेचो तो टैक्स देना, रुपया बैंक में रखा उस पर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स देना है, रुपया जमा करना है तो टैक्स देना है, निकालना है तो टैक्स देना है, एटीएम से पैसा निकालना है तो टैक्स। अरे भैया, आपने तो यह हालत कर दी है, वाकई वो गब्बर सिंह टैक्स बन गया है कि दिन रात इंसान सुबह से लेकर रात तक आपको टैक्स देता रहता है, बदले में उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। आपने 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान को डुबा दिया, आपने 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, आपने 3,54,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का हेयर कट के नाम पे सेटलमेंट के जरिए उनका खत्म कर दिया। आपकी नीतियां क्या है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछिएगा, हम आपको सीना ठोक के एक एक नीति के बारे में बता सकते हैं। हमने तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रंप की पत्नी को दिखाना पड़ा दिल्ली का सरकारी स्कूल, दिल्ली का सरकारी स्कूल आपने जाके दिखाया। ये आपके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज दिल्ली आगे है। दिल्ली के अंदर आप महिलाओं से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। हमने घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि एक एक माता बहन के खाते में जाएगी, ये गारंटी है केजरीवाल जी की। हमने संजीवनी स्कीम की बात की है, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनके लिए हमने कहा है उनका पूरा इलाज फ्री, 1 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो। 2500 रुपए तो बीजेपी भी दे रही है, आप 2100 ये 2500 का वादा कर रहे हैं महिलाओं जवाब दे को। वादा तेरा वादा गाना सुना है ना आपने? वादा तेरा वादा, इनका वादा, इनके वादे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इस पर इनके जवाब। वादे पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि हर चीज में तो इन्होंने झूठ बोला। जब कोई ठीक है, बात मैं में जवाब पूछता दे है, लेती हूं। कहते हो तो जुमला था। ये तो अगर इनका 2100 संकल्प रुपए, पत्र जुमला पत्र हो चुका है। ये अगर उस पे कोई 2100 रुपए भरोसा दे नहीं तो करता। चुनावी वादा, आप 2500 का देखिए, वादा करें तो बहुत इधर अच्छा। उधर की बातें करने का कैसा शौक हो गया है आम आदमी पार्टी वालों की। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? ये तो कोई फाइटर प्लेन भी नहीं होता। चलिए कुछ दिखाते हैं। भी आके बोल चलिए देंगे, दिखाते हैं। कुछ भी। चलिए अब मैं दिखाते बताना हैं। चाहता हूं, जो ये बात कहने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री जी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आवास है। उसमें जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं, उसी में मनमोहन सिंह जी रहते थे, उसी में अटल जी रहते थे, उसी में देवगौड़ा जी, गुजराल जी और अपने राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव तक रहते थे। आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दिल्ली की बड़ी खिदमत की, तो मैं बताना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आई, दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था। अब स्थिति क्या हो गई? घटा, धीरे धीरे घटते घटते पिछले साल 0.3 पे आया, और इस साल स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से
10,000 करोड़ रुपए के कर्जे के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि दिल्ली में इस साल बजट घाटे में जाने वाला है। ये आपने दिल्ली को वहां से वहां तक पहुंचाया। और अंदर अगर जाने की बात हो, दिया है भैया अप्लाई तो किया है ना, यानी जहां सरप्लस थे वहां से नीचे आ गए। अरे आएगा, है परेशान। अरे कहा है अभी तो घाटे में आ गया ना, 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है कि नहीं? अभी भी सरप्लस में है कि नहीं? अब काहे बीच में बता दीजिए सुधांशु जी। देखिए दुखती रात हाथ पहुंची, सरप्लस में है कि नहीं? समझ में आने लगा इनको। पूरा देश सुन रहा है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं साहब, मुनाफे में है कि नहीं? अब आपका तो कह रहे हैं जो फायदा था वो मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में। अच्छा ठीक है, बोलने अब सुनिए, अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा क्यों चाहिए? सीधा सवाल है। अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा, क्योंकि आपको पता है कि लुटिया डूबने वाली है। देखिए ये कहते थे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आपको कौन से प्रवक्ता की बात सच्ची लगी और कौन से प्रवक्ता की बात अच्छी लगी, उस पर कमेंट करके जरूर जाइए। बातों का भ्रम पैदा किया है, आज वो चीजें उभर कर सामने आती चली जा रही हैं। एक एक फैक्ट के ऊपर जो दिल्ली, जैसे अब कथनी करने का अंतर, आपने कहा हम 2100 देंगे। अरे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे क्यों नहीं दिया? कोई रोक नहीं थी। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने 4 किस्तें दे दी। हम आसाम में पिछले 5 साल से दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आपको दे देना चाहिए था, मगर नहीं, वो पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे, आएंगे। अरे भाई चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि न देना और डुबकी लगाने से बचना, उसके लिए एक लाइन आम आदमी पार्टी के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, कथनी करनी का अंतर के ऊपर आ जाती है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। अच्छा चलिए अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत कर देते हैं। आप दोनों से एक एक सवाल पूछूंगी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। कितना बढ़िया इन्होंने सवाल पूछा है। हम इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में गंगा मैया कितनी पवित्र हैं, वहां चेक करते हैं। चलिए मथुरा में यमुना चेक करते हैं। चलिए हमारे साथ लखनऊ आदि गंगा मां गोमती को चेक करते हैं, वहां कितना प्रदूषण आप लोगों ने फैला रखा है। चलिए प्रयागराज में गंगा की सफाई का चेक करते हैं कि वहां कितना गंगा आपने साफ किया है। चलिए कानपुर में, जहां पे आपने पैसे भी खर्च किए और वो पैसा कैसे डूब गया और कैसे वहां भी अभी भी नाले गंगा नदी में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। खाली आरोप के लिए आरोप लगाना। और पिछले 10 साल से आप मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं। पूरे देश वाले सुन लीजिए, मात्र 325 करोड़ रुपए। यह आपका सहयोग है एक दिल्ली की सरकार के प्रति। आपने वो कर्जा दिया भी नहीं और कह रहे हैं आपने एक आवेदन दे दिया, उसको मुद्दा बना रहे हैं। आपकी पूरे देश की सरकारें उठा के देखिए, बहस कीजिए, एक कार्यक्रम रखिए, उस पर लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा, यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके जहां पंजाब की सरकारें हैं, वहां हर जगह लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपकी सरकारों के ऊपर है। आप डूबे हुए हैं कर्जे में। इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए जो हास्यास्पद लगे। अच्छा आखिरी राउंड है, 1-1 मिनट आप दोनों को दूंगी। बहुत तरीके से इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मतलब इनकी सारी बातों का लबो लुआब ये जमनम डुबकी नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, 1-1 मिनट आप दोनों को मिलेगा। सुधांशु जी आपको भी, संजय जी आपको भी। आप अपने अपने तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एंकर सुधांशु त्रिवेदी से कोई सवाल पूछती थी तो वो सवाल का जवाब देने की बजाय पता नहीं कहां की बातें करने लगते थे। और जो संजय सिंह ने उन्हें मुद्दों पर घेरा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का, महंगाई का और जो युवाओं की नौकरी का, और तमाम मुद्दों पर जब घेरा तो सुधांशु त्रिवेदी फिर भी जवाब देने से बचते रहे और उल्टी सीधी बातें करते रहे और जहां तहां की बातें करते रहे। लेकिन संजय सिंह ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, उनकी धज्जियां उड़ाई। और संजय सिंह ने यह भी बताया कि अगर भ्रष्टाचार के आरोपियों के नाम गिनाने शुरू कर दिए जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यहां रुकने का नाम नहीं लेंगे और डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे। आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए कि आपको संजय सिंह की बातें कैसी लगी, उनकी ये डिबेट आपको देखकर कैसा लगा, जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दिल्ली में जो इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी क्या इस बार फिर से अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर बीजेपी जो है सत्ता में आ जाएगी, जरूर बताकर जाइए इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है दिल्ली का इलेक्शन।